तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं और बात कर लेते हैं कुशीनगर की, जहां संयुक्त चिकित्सालय के कोविड वार्ड में लापरवाही का मामला सामने आया है। यहां परिजनों का आरोप है कि बिजली कटने के बाद ऑक्सीजन सप्लाई बाधित होने से 4 मरीजों की मौत हो गई। वहीं जिलाधिकारी एस राजलिंगम ने मरीजों की मौत को लेकर कहा कि न मरीजों की क्रिटिकल कंडीशन थी जिसके चलते उनकी मौत हुई है, मरीजों की क्रिटिकल कंडीशन थी जिसके चलते उनकी मौत हुई। ऑक्सीजन की कमी की लोग अफवाह फैला रहे हैं, ये डीएम ने कहा। लेकिन कुशीनगर में ये हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां जिला अस्पताल में 4 मरीजों की मौत हो गई और जो मरीज के परिजन हैं, मरीजों के परिजन, वो आरोप लगा रहे हैं कि ऑक्सीजन जो उनको मिल रही थी वो बंद हो गई, जिसके बाद उनके मरीजों की मौत हो गई। हालांकि डीएम का जो बयान है वो इससे बिल्कुल इतर है। डीएम का कहना है कि जो 4 मरीज थे उनकी हालत बेहद गंभीर थी, क्रिटिकल कंडीशन में थे, जिसकी वजह से उनकी मौत हुई। हालांकि ऑक्सीजन की वजह से मरीजों की मौत का डीएम ने खंडन किया है, लेकिन अब सच्चाई क्या है ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन जो आरोप लग रहे हैं अस्पताल प्रशासन पर वो काफी गंभीर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब आपको पूर्वांचल की हर एक छोटी बड़ी खबर सुपरफास्ट अंदाज में दिखाते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। जौनपुर के डीएम ने जिला महिला अस्पताल में बने L2 कोविड अस्पताल में मरीजों को दी जा रही सुविधा का जायजा लिया। पीपीई किट पहनकर उन्होंने जायजा लिया। इस दौरान भर्ती महिला मरीज का पल्स रेट और ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन लेवल नापकर देखा गया। आजमगढ़ के मुबारकपुर विधानसभा से बीएसपी के विधायक शाह आलम गुड्डू ने यहां पर ऑक्सीजन सिलेंडर मंगवाया और ऑक्सीजन सिलेंडर यहां पर फ्री में बांटा जाएगा। यहां पर ऑक्सीजन की जरूरत भी थी। गाजीपुर में डीएम की अध्यक्षता में टीम 9 का गठन किया गया, जिसमें शामिल अधिकारी ऑक्सीजन की कमी, राशन वितरण समेत कई समस्याओं पर अपनी विशेष निगाह रखेंगे और हर दिन अपनी रिपोर्ट डीएम को सौंपेंगे। वाराणसी में पद्म विभूषण पंडित छन्नूलाल मिश्रा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पत्र भेजा है और पत्र के माध्यम से पीएम मोदी ने शोक संवेदना व्यक्त की। छन्नूलाल की पत्नी और बेटी को बीते दिनों कोरोना की वजह से उनकी मौत हो गई। बलिया में नगर पालिका परिषद के चेयरमैन मुक्तिधाम पर पहुंचकर खुद अपने हाथों से जल रहे शवों के बीच पूरे घाट को सैनिटाइज करते दिखे। कोरोना काल की ये तस्वीरें लोगों को सुकून देने वाली। संत कबीरनगर में मंत्री श्रीराम चौहान ने निजी कोविड हॉस्पिटल का निरीक्षण किया और इस दौरान हॉस्पिटल में उपलब्ध चिकित्सा सुविधाओं का उन्होंने जायजा लिया और इस दौरान कई अधिकारी भी वहां पर मौजूद रहे। मऊ में कोरोना का कहर जारी है। यहां पिछले 24 घंटे में कोरोना के 356 नए केस मिले। यहां कुल कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 7,255 हो गई है। 45 लोगों की अब तक कोरोना से यहां मौत हो चुकी है। कुशीनगर में मुख्यमंत्री के बनाए महिला हेल्प डेस्क का कोई फायदा नहीं दिख रहा। यहां पर न्याय के लिए एक महिला अपने 2 मासूमों के साथ दर दर भटक रही है। महिला को उसके पति ने घर से निकाल दिया है। महाराजगंज में जमीन के विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई और इस दौरान एक पक्ष ने गोली चला दी। इस मारपीट में 4 लोग घायल हो गए। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया। मिर्जापुर में शराब के नशे में 2 युवक ने चौकी पर बवाल काटा। उत्पाती युवक का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। युवक ने पेट्रोल पंप कर्मचारी और सिपाही को भी गालियां दी। बस्ती में एक घर में गैस चूल्हे पर खाना बनाते समय भीषण आग लग गई। देखते ही देखते मिनटों में पूरे घर में आग फैल गई। वहीं घर और मोहल्ले के लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई। आग से काफी नुकसान की खबर है। तो पूर्वांचल की खबरें सुपरफास्ट अंदाज में आपने देखी। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और खबरें आपको दिखाते हैं और अब बात करते हैं कोरोना की। यूपी में कोरोना का जो कहर है वो लगातार जारी है। लगातार केसेस सामने आ रहे हैं और हालात चिंताजनक लगातार बने हुए हैं। पहले से हालांकि बात करें तो आंकड़ों में कमी जरूर आई है। पहले की तुलना में कुछ केसेस जरूर घटे, लेकिन केसेस लगातार आ रहे हैं। और मौत के आंकड़े की बात करें तो मौत का आंकड़ा भी लगातार जो है बढ़ ही रहा है, उसमें गिरावट नहीं आ रही। तो यूपी में वीकेंड लॉकडाउन के चलते आंकड़ों में गिरावट जरूर देखने को मिल रही है। 24 घंटों में 26,847 नए मरीज मिले हैं, जिसके बाद यूपी में एक्टिव केसेस की संख्या 2,45,646 पहुंच गए हैं। तो 2,45,646 ये एक्टिव केसेस की संख्या है
और इस बार नए मरीजों की बात करें तो 2000 केसेस में कमी आए हैं, तो 10,000 एक्टिव केसेस भी अब कम हो गए हैं। तो यूपी में एक दिन का आंकड़ा है। जबकि हम देश की बात करें तो हालात तो चिंताजनक बने हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्री की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और इसमें उन्होंने जानकारी दी कि देश के करीब 9 लाख लोग इस वक्त ऑक्सीजन पर हैं, 9 लाख लोग, और करीब 1,70,000 के आसपास जो लोग हैं वो वेंटिलेटर पर इस वक्त लेटे हुए हैं। तो आप अंदाजा लगाइए कि देश की कितनी बड़ी आबादी इस वक्त ऑक्सीजन पर है और वेंटिलेटर पर है। उससे आप सही अंदाजा लगा सकेंगे कि हालात कितने चिंताजनक है कोरोना से। बिल्कुल, कोरोना से हालात चिंता वाले और इसीलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी लगातार एक्शन में। सीएम योगी आज टीम 9 की बैठक करेंगे। कोविड कर्फ्यू बढ़ाने को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फैसला ले सकते हैं। सुबह 10:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये बैठक होगी। 10 मई तक यूपी में लॉकडाउन है और कोरोना के कहर की वजह से ये लॉकडाउन लगा है। संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए ये लॉकडाउन लगाया गया था और अब इस तरह की आशंका जताई जा रही है कि हो सकता है कि कोविड कर्फ्यू की जो अवधि है उसको और आगे बढ़ाया जाए। कोविड कर्फ्यू की वजह से जो है थोड़ा सा केसेस में गिरावट जरूर देखने को मिल रही है और आज एक बार फिर से बैठक होने वाली है टीम 9 की। अनुभव शुक्ला हमारे संवाददाता लखनऊ से हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। अनुभव, पहले टीम 11 रोजाना बैठकें हुई, उसके बाद हमने देखा कि केसेस में कितना उछाल आ गया जब मुख्यमंत्री आइसोलेशन में चले गए। अब टीम 9 हो गई है। आज टीम 9 की बैठक में क्या होगा? और केसेस तो कुछ उनमें गिरावट जरूर देखने को मिल रही है अनुभव, लेकिन जो मौत का आंकड़ा है वो तो लगभग उसमें कंसिस्टेंसी है। तो आज की बैठक में क्या चर्चा होगी? देखिए, बिल्कुल अगर बात करें जिस तरीके से सरकार ने पहले नाइट कर्फ्यू लगाया, फिर वीकेंड लॉकडाउन लगाया और फिर इसको कोरोना कर्फ्यू करके कंटिन्यू कर दिया सोमवार तक, उसका कुछ अच्छा परिणाम भी देखने को मिला। परिणाम इसलिए अच्छा दिखा क्योंकि तकरीबन एक हफ्ते में 60,000 जो सक्रिय केसेस थे वो कम हो गए कोरोना के। यानी पहले जो 3 लाख पार हो गया था सक्रिय केसेस, वो अब 2,42,43,000 के आसपास बना हुआ है। और इसी तरीके से प्रदेश के कई ज़िलों में, लखनऊ की ही बात कर लीजिए, 6800 तक मामले एक दिन में गए थे बीते 24 घंटे के दौरान। और अब अगर बात करें तो मामले 1800, 1900, कल 2100 के आसपास नए मामले सामने आए। वाराणसी में मामले कम सामने आ रहे हैं, कानपुर में मामलों में कमी आई है और जो रिकवरी रेट है हर एक ज़िले का उत्तर प्रदेश में बढ़ा है। यही वजह है कि बीते 24 घंटे में अगर 26,000 अब एक आरोप ये लग रहा है कि केसेस में तो कमी इसलिए आ रही है क्योंकि वहां टेस्टिंग कम कर दी है। तो बाकी क्या टेस्टिंग कम की गई है या टेस्टिंग पहले जितनी है या पहले से बड़ी है और बाकी केसेस कम हुए हैं? देखिए, यूपी ने अब तक की जो रिकॉर्ड टेस्टिंग एक दिन में की है वो की थी 2,94,000 और हर दिन हम देख रहे हैं 2,25,000, 2,30,000, 2,44,000, 2,48,000 टेस्टिंग हो रही है। तो हम ये नहीं कह सकते कि टेस्टिंग कम हो रही है। 2.25 लाख टेस्टिंग तो रोज़ हो रही है। बीते 24 घंटे के दौरान भी कल जो टेस्टिंग हुई थी वो 2.25 लाख के आसपास टेस्टिंग हुई थी और उसमें भी 26,700 से ज़्यादा नए मामले सामने आए थे। तो इसी अनुपात में इससे पहले जब आप 30 अप्रैल की अगर बात कर लें तब जांच हुई थी 1,87,88,000 और तब मामले आए थे तकरीबन 32-33,000। तो अब बार बार यही कहा जा रहा है कि जो पॉजिटिविटी रेट है वो काफ़ी कम हुआ है। एक वक्त था इसी राजधानी लखनऊ में जो पॉजिटिविटी रेट था वो 30% पे चला गया था, यानी हर 100 में 30 व्यक्ति पॉजिटिव मिल रहा था। लेकिन आज अगर हम वीकेंड लॉकडाउन की बात कर लें या लोगों ने खुद जो कदम उठाया, व्यापारियों ने खुद जो कदम उठाया, लोग खुद सतर्क हुए, उसका फ़ायदा लखनऊ को ये मिला कि अब पॉजिटिविटी रेट यहाँ पर 9 के आसपास बना हुआ है। यानी 100 लोगों की जांच हो रही तो 9 लोग उसमें से पॉजिटिव मिल रहे हैं। एक वक्त था जब पूरे प्रदेश में अगर 32,000 मामले आते थे तो उसका 25% लखनऊ में ही मामला सामने आता था, पर उस संख्या में भी अब गिरावट आई और इसीलिए हम कह रहे हैं कि आज जो टीम 9 की बैठक होगी वो 10 बजे होगी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। उसमें इस विषय पर चर्चा हो सकती है क्योंकि सरकार ने जो विशेषज्ञ डॉक्टर हैं उनका जो पैनल बनाया था उसकी भी 3 दिन पहले जब मुख्यमंत्री के साथ बातचीत हुई थी तब इस पर भी चर्चा हुई थी कि किस तरीके से इस कोरोना कर्फ्यू कहिए या वीकेंड लॉकडाउन कहिए, सरकार अलग अलग नाम दे रही है, टर्म दे रही है, लेकिन है वो लॉकडाउन ही। इसको हम पूरी तरह से कंप्लीट लॉकडाउन नहीं कहेंगे क्योंकि सड़क पर तो हमें हर जगह हर समय हम तस्वीर आपको दिखाएं तो लोग दिखेंगे, गाड़ियां आती जाती दिखेंगी, तो इसको हम कंप्लीट लॉकडाउन नहीं कहेंगे, इसको हम कोरोना कर्फ्यू ही कहेंगे या हम इसको वीकेंड लॉकडाउन कह देंगे, जिसे
एक्सटेंड सरकार कर सकती है, और इसलिए एक्सटेंड कर सकती है कि इसके कुछ सकारात्मक परिणाम आए हैं। केसेस में कमी ज़रूर आई है। जी बिल्कुल, तो केसेस में कमी आई है और इसीलिए ये कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है। और अब देखने वाली बात ये होगी कि अनुभव इसको क्या आगे एक्सटेंड किया जाता है। आज मुख्यमंत्री टीम 9 की बैठक करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। एक और बड़ी खबर आ रही है, यूपी सरकार 18 से 44 साल के लोगों का कोविड वैक्सीनेशन कराने के लिए तेजी से काम कर रही है। 10 मई यानी सोमवार से प्रदेश के 17 नगर निगम और नोएडा में इस उम्र के लोगों का कोविड वैक्सीनेशन होगा। सोमवार से वैक्सीनेशन के इस अभियान में 11 और जिले जुड़ जाएंगे। इन 11 जिलों में रोजाना वैक्सीन का कोटा भी तय हो चुका है। इन 11 जिलों में गाजियाबाद, नोएडा, मथुरा, अलीगढ़ और आगरा के अलावा फिरोजाबाद, सहारनपुर, मुरादाबाद, अयोध्या भी शामिल हैं। रोजाना के कोटे में सबसे ज्यादा प्रयागराज को 4600 डोज मिली है, तो लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर, आगरा और बरेली को 4-4 हजार डोज। वहीं वाराणसी, मेरठ और अलीगढ़ में 3300 लोगों को रोजाना टीका लगेगा। और बात गाजियाबाद की करें, सहारनपुर की करें तो यहां पर 3100 डोज और मुरादाबाद और नोएडा के लिए 2800 डोज का कोटा तय हुआ है। आपको बता दें कि 7 जिलों में 1 मई से 18 साल से 44 साल तक के लोगों को टीका लगाया जा रहा है। तो अब सोमवार से 18 जिलों में इस वैक्सीनेशन अभियान को शुरू किया जाएगा। अनुभव हमारे साथ बने हुए। अनुभव, 18 जिलों में 18 साल से ज्यादा की उम्र को अब वैक्सीनेशन अभियान को जो बढ़ाया जाएगा उसकी शुरुआत होनी है। ऐसे में वैक्सीन की कुछ डोज भी करीब कल भी पहुंची थी, उसको लेकर क्या कुछ तैयारी है? देखिए, यूपी सरकार ने तो अपनी तैयारी पूरी की थी कि 1 मई से वैक्सीन 18+ को लगाएंगे जी। और इसके लिए बाकायदा 6000 सेंटर बनाए थे। हर दिन 100 लोगों को वैक्सीन लगाने की तैयारी थी, यानी 6 लाख लोगों को तकरीबन ये जो वैक्सीन है वो एक दिन में लगती। पर करें क्या, जब वैक्सीन ही नहीं है, उपलब्धता ही नहीं है, तो कहाँ से वैक्सीन लगा देते हैं। दोनों कंपनियां, चाहे भारत बायोटेक हो चाहे सीरम इंस्टीट्यूट, दोनों को ऑर्डर काफ़ी पहले ही 50-50 लाख डोज का सरकार ने दे दिया कि 1 करोड़ डोज जो है वो यूपी को मिल जाए। लेकिन उनके पास इतनी, हम कहें तो प्रोडक्शन ही नहीं है वैक्सीन का कि वो सप्लाई कर सकें। इसके बाद फिर एक कमेटी बनाई गई ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की, जिसमें 3 मंत्री थे वैक्सीनेशन पर विशेष तौर से, और उसने ये तय किया कि हम ग्लोबल टेंडर में जाएंगे। यानी दुनिया की कोई भी कंपनी जो वैक्सीन बना रही है, जिसे अप्रूवल मिला हुआ है भारत में, वो उस ग्लोबल टेंडर में पार्टिसिपेट कर सकेगा। चाहे स्पुतनिक हो, चाहे वो कोविशील्ड हो, चाहे वो कोवैक्सीन हो, या फिर हम कहें तो दूसरी प्रीफाइजर, मॉडर्ना, जो भी वैक्सीन आजकल दुनिया में है इस कोरोना से निपटने के लिए। और अब वो ग्लोबल टेंडर भी आ चुका है, फ्लोट कर दिया गया है। 20 तारीख तक उस पर जो कार्रवाई है वो पूरी हो जाएगी। इसी बीच सरकार ने जो 1 तारीख से शुरू किया वैक्सीनेशन अभियान, उसमें पहले 7 शहरों में किया जहां पर काफ़ी ज़्यादा सक्रिय केसेस थे, यानी जो लोड था वहां पर शुरू किया। फिर उसके बाद कुछ वैक्सीन और आई है, 3.5 लाख वैक्सीन कल पहुंची है लखनऊ, जिसे अलग अलग ज़िलों में भेजा जा रहा है। तो अब कुल 18 ज़िले हो गए उत्तर प्रदेश के जहां पर ये वैक्सीनेशन कल से फिर 18+ के लिए शुरू किया जाएगा। वैक्सीनेशन शुरू किया जाएगा। तो अनुभव, लेकिन एक चुनौती ये भी होगी, ग्लोबल टेंडर की बात की जाए तो कोर्ट ने ये टिप्पणी भी की कि ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है, इसमें वक्त लगेगा और चुनौती होगी कि कम वक्त में इस प्रोसेस को पूरा कर लिया जाए। ये इस वक्त की सबसे बड़ी चुनौती होगी। बहुत शुक्रिया अनुभव आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और अब सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर, आज वाराणसी आ सकते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। डीआरडीओ के अस्पताल का कर सकते हैं निरीक्षण, जिसका ड्राई रन शुरू होगा। ये बड़ी खबर, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, वाराणसी में जो डीआरडीओ का अस्पताल बना है उसका ड्राई रन होना है। और इस बीच में सीएम योगी आ सकते हैं। हमारे संवाददाता नीतीश वाराणसी से जुड़ गए। नीतीश, क्या जानकारियां इस वक्त सूत्रों के हवाले से मिल रही हैं? राजीव, जो अभी पहले जो जानकारी है यह है कि जो यूपी के मुख्यमंत्री हैं, जो डीआरडीओ का अस्पताल है, 750 बेड का जो अस्पताल है, इसको लेकर किस तरह से तैयारियां हैं, इसको लेकर क्या है, किस तरह का यहाँ का प्रशासनिक अमला किस तरह से चुस्त दुरुस्त है, इन सारे विषयों को लेकर तैयारियों का जायजा ले सकते हैं। हालांकि अभी प्रशासनिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन जो सूत्रों के हवाले से खबर है वो ये है कि दोपहर बाद सीएम वाराणसी आ सकते हैं। और वाराणसी में होना है, तो क्या वो ड्राई रन आज होना, और क्या आज ड्राई रन देख सकते हैं सीएम अगर पहुंचेंगे तो? राजू, यही है कि आज ड्राई रन होना है और ड्राई रन के साथ मुख्यमंत्री भी इस ड्राई रन को देखने के साथ यहाँ की तैयारियों का जायजा ले सकते हैं। और इसके साथ ही
जो कोविड संबंधी अन्य तैयारियां हैं उनके बारे में भी समीक्षा कर सकते हैं। और जो अभी तक जो सूत्रों के हवाले से जो खबर है वो ये है कि दोपहर बाद सीएम वाराणसी पहुंचेंगे और उसके बाद सबसे पहले जो डीआरडीओ का अस्पताल है वहां पर तैयारियों का जायजा लेंगे। कोविड संबंधी किस तरह के इंतजाम है, ऑक्सीजन के कैसे इंतजाम है, इन सारे विषयों पर भी जो अधिकारी हैं उनसे चर्चा करेंगे। हालांकि अभी तक फिर एक बार बता दूं कि इसकी कोई अभी तक बनारस प्रशासन ने अभी तक इसकी पूर्ण रूप से पुष्टि नहीं की है, लेकिन तैयारियां पूरी हैं। बिल्कुल नीतीश, आप नजर बनाए रखिएगा और आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। और अब बात कुशीनगर की, जहां संयुक्त जिला अस्पताल के कोविड वार्ड में लापरवाही का मामला सामने आया। यहां परिजनों का आरोप है कि बिजली कटने के बाद ऑक्सीजन से सप्लाई बाधित होने से 4 मरीजों की मौत हो गई। वहीं जिलाधिकारी एस राजलिंगम ने मरीजों की मौत को लेकर कहा कि ना मरीजों की क्रिटिकल कंडीशन थी जिसके चलते इन मरीजों की मौत हुई है, ऑक्सीजन की कमी की अफवाह फैला रहे हैं लोग। गलत आरोप है, गलत खबर चलाया जा रहा है। बीच में कुछ समय के लिए बिजली कट गई थी, परंतु जो कुछ पेशेंट्स क्रिटिकल कंडीशन में होने के नाते उनकी डेथ हो चुकी है। जैसा कि मेरे पास वो 5 पेशेंट्स का जो ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल है, तो एक पेशेंट छोड़ के एडमिट करते समय ही बाकी 4 पेशेंट्स का 50 के नीचे था सैचुरेशन लेवल। खबर अब कौशाम्बी से, जहां पर जिला अस्पताल के इमरजेंसी गेट पर अधेड़ की मौत हो गई। अस्पताल के गेट पर अधेड़ की मौत से हड़कंप मच गया। अधेड़ की बताया जा रहा है कि शिनाख्त तक नहीं हो पाई और चेकअप के बाद डॉक्टर्स ने मृत घोषित कर दिया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची है पुलिस ने जांच पड़ताल भी की है। कौशाम्बी की तस्वीरें, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है, लेकिन चिंता वाली बात यह कि शिनाख्त तक नहीं हो पाई। मंझनपुर कोतवाली इलाके के जिला अस्पताल का मामला है, जहां इमरजेंसी गेट पर अधेड़ की मौत हो गई। यहां पर एक सवाल यह भी है कि इमरजेंसी गेट पर मौत हुई है तो क्या अस्पताल में एडमिट नहीं किया गया, इलाज नहीं किया गया, या वहां पहुंचते वक्त मौत हुई, यह भी एक जांच का विषय है। और नोएडा की बात कर लेते हैं, जहां पर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने वालों पर पुलिस ने शिकंजा कसा। यहां नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन बेचकर ये लोगों को गुमराह करते थे। नोएडा सेक्टर 58 पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और इनके पास से भारी मात्रा में नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन बरामद किए हैं। तो ये वो 7 इंसान की शक्ल में राक्षस हैं जो लोगों की जान से खिलवाड़ कर रहे थे। इलाज में यूज होने वाली चीजों की कालाबाजारी हो रही थी। हम लोग की इसकी सूचना मिली और उसके बाद लगातार कमिश्नरेट पुलिस नोएडा की सभी थानों की टीम्स इस पे काम करना शुरू कर दी है और विगत कुछ दिनों में हम लोगों ने काफ़ी ऐसे गैंग पकड़े हैं। इसी क्रम में एसीपी सेकंड और एसओ सेक्टर 58 की टीम को एक सफलता मिली है, जिसमें इन लोगों ने 7 लोगों को अरेस्ट किया है। ये 7 चूँकि मेडिकल से जुड़े हुए थे, तो वहाँ अस्पतालों के इर्द गिर्द जाकर अपना परिचय देकर के लोगों को अपना शिकार बनाते थे और ये इंजेक्शन 12,000 से लेकर 40,000 में उनको बेचते थे। हम लोग इनके विरुद्ध कार्रवाई की है, हम लोगों ने एफआईआर की है और कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। तो कौन कहता है कि राक्षस खत्म हो गए? राक्षस तो हैं, अभी भी जिंदा हैं और इंसानों का खात्मा कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, रामपुर का रुख करते हैं, जहां पर कोरोना कर्फ्यू का उल्लंघन करना लोगों को महंगा पड़ गया। स्वार तहसील में पुलिस ने सघन चेकिंग अभियान चला। रामपुर में एक ही दिन में 86 लोगों के खिलाफ महामारी अधिनियम का मुकदमा दर्ज हुआ है। एसपी शगुन गौतम ने कहा कि उल्लंघन करने वालों पर सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। तो रामपुर में ये चेकिंग अभियान चला। प्रशासन की टीम ये करा रहे हैं, लोग कुछ तो कंप्लायंस कर रहे हैं, कुछ जेन्युइन कारणों से बाहर निकले हैं, लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो बिना कारणवश घूमने के लिए या इधर से उधर जाने के लिए जानबूझ के उल्लंघन करने के लिए निकले हैं। जी, मैं पहले भी कई बार अपना आपके माध्यम से, बाकी मीडिया कर्मियों के माध्यम से हम लोग कह चुके हैं कि ये टाइम बहुत ख़राब चल रहा है। कोरोना महामारी एकदम पीक पे है। कोविड गाइडलाइंस लोगों की सेफ्टी के लिए बनाई गई हैं, तो उनका पालन करें। कृपया करके घर पे रहें। बहुत आवश्यक कार्य हो, बहुत ज़रूरी कार्य हो तभी निकलें। लेकिन प्राय देखने में आ रहा है कि लोग अनावश्यक कार्यों के लिए निकल रहे हैं, लोग इसको मजाक में ले रहे हैं। तो जो हमें मिल रहा है, जो इस तरह से कर रहा है, उसके खिलाफ हम कार्रवाई कर रहे हैं, उसकी गाड़ी सीज कर रहे हैं, उन पर चालान कर रहे हैं, उनका मुकदमे भी दर्ज कर रहे हैं। ब्लॉक प्रमुख के चुनाव को लेकर पंचायती राज मंत्री ने बड़ा बयान दिया है। मुरादाबाद पहुंचे पंचायती राज मंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह ने कहा कि अभी जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख के चुनाव नहीं होंगे। भूपेंद्र सिंह ने बताया कि अभी पूरी व्यवस्था
महामारी से लड़ने में लगी है। ऐसे में चुनाव फिलहाल नहीं हो पाएंगे और ना ही अभी कोई तारीख तय की गई है। उन्होंने कहा कि चुनाव जरूरी है मगर लोगों की जान माल और उनकी सुरक्षा करना बहुत जरूरी है। लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में अभी कुछ समाचार पत्रों में या अलग अलग चैनलों में कुछ जिला पंचायतों के, क्षेत्र पंचायतों के सदस्य प्रमुखों का, जिला पंचायत अध्यक्ष का तिथियां निर्धारित की गई दिखा रहे हैं। मेरा कहना है कि सरकार की प्राथमिकताओं में माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देशित किया, कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से लड़ने के लिए हम सरकार का तंत्र सक्रियता के साथ लोगों के जान माल की सुरक्षा में लगा है। और अभी चुनाव की बातें भ्रामक हैं, कोई इस तरह की अभी सरकार की तरफ से या आयोग की तरफ से इस तरह का कोई दिशा निर्देश नहीं है। बयान थोड़ा सा हैरत में डालता है कि इतना बड़ा चुनाव हो गया, पोलिंग स्टेशन तक लोग पहुंचे, अपना वोट डाला, उसके बाद मतगणना हुई, भीड़ भी जुटी, कोविड नियमों की धज्जियां उड़ी और अब उस बहुत छोटा सा एक हिस्सा बाकी है और उसमें कह रहे हैं कि अभी नहीं होगा क्योंकि पूरा का पूरा तंत्र काम में लगा हुआ है, कोरोना महामारी से जूझने में लगा हुआ है। इसी खबर के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद बहुत स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं गंगा सवेरा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में क्या रहने वाला है खास, जल्दी से आपको बता दें। सबसे पहले बात करते हैं यूपी की। तो यूपी में क्या रहेगा खास, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ टीम 9 की बैठक करने वाले हैं आज 10:30 बजे। कोविड कर्फ्यू बढ़ाने को लेकर बड़ा फैसला लिया जा सकता है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक बार फिर बैठक होगी। 10 मई तक यूपी में लॉकडाउन है या कोविड कर्फ्यू आप कह सकते हैं। ऐसे में इसको एक्सटेंड किया जाएगा या खत्म किया जाएगा, इस पर निर्णय लिया जा सकता है। इसके अलावा गांव में कोरोना की जांच के लिए विशेष अभियान जारी है और आज इस अभियान का आखिरी दिन है। गांव में संक्रमण की रफ्तार जानने की कोशिश है। 4 मई को यह अभियान शुरू किया गया था और आज इसका आखिरी दिन है। पंचायत चुनाव के दौरान कोरोना संक्रमण बढ़ा था, वैसे में कितना संक्रमण किस हद तक बढ़ा है ये जांचने के लिए ये टेस्टिंग। पंचायत चुनाव के नतीजों के बाद आज मंथन है और आज नतीजों पर यूपी बीजेपी बड़ी बैठक करने वाली है। जिला पंचायत अध्यक्ष पदों पर बीजेपी की नजरें हैं। बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह इसमें शामिल होंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये बैठक होगी जिसमें तमाम पदाधिकारी शामिल होने वाले हैं और प्रभारी भी जिनको जिम्मेदारियां दी गई। इसके अलावा वाराणसी में 750 बेड के अस्थायी कोविड हॉस्पिटल का ड्राई रन है आज। डीआरडीओ की तरफ से ये कोविड हॉस्पिटल बनाया गया है। बीएचयू स्थित एमपी थिएटर मैदान में यह अस्पताल बनाया गया, अस्थायी कोविड अस्पताल बनाया गया जो कि अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है। इस अस्पताल में 250 आईसीयू बेड है। और एक और अहम जानकारी आपको दे दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी हिस्सा बन सकते हैं, जा सकते हैं, सूत्रों के हवाले से यह भी खबर है।